आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ट्रॉमेटोलॉजी। सो ट्रॉमेटोलॉजी, ट्रॉमा मीन ट्रॉमा एंड लॉग मीन स्टडी। ट्रॉमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ट्रॉमा एंड व्हाट इज़ ट्रॉमा। तो ट्रॉमा होता है कि जी किसी भी फोर्स या इंजरी की वजह से जो लिविंग टिश्यू होते हैं ना उनकी इंजरी हो जाए फोर्स और इंजरी की वजह से, एनर्जी की वजह से किसी भी लिविंग टिश्यू की। और इसमें जो है ना मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस भी आती है जिसकी वजह से कोई डिसऑर्डर हो जाए। या इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि जी जो लिविंग टिश्यू है उसकी कोई भी इंसल्ट उसको हम लोग ट्रॉमा कहते हैं। अब ट्रोमाटोलॉजी जो है ना इसकी दो टाइप्स हैं। एक तो हम लोग जनरल ट्रोमाटोलॉजी होती है और दूसरी होती है स्पेशल ट्रोमाटोलॉजी। जनरल ट्रोमाटोलॉजी में बस सिंपल उसकी डेफिनेशन है और बताया हुआ है कि जी वाउंड प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, बर्न्स वगैरह और इससे रिलेटेड जो फीचर होती हैं वो वाली सारी हैं। जो स्पेशल ट्रोमाटोलॉजी है उसमें फायरआर्म इंजरी है, रीजनल इंजरी है, इलेक्ट्रो ऑप्शन और सेक्सुअल असॉल्ट्स की वजह से जो इंजरी होती है तो ये इसमें आ जाता है स्पेशल ट्रोमाटोलॉजी में। अब जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें सबसे पहले इंजरी की डेफिनेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो मतलब MCQ में भी आ जाती है बाज़। तो इंजरी की डेफिनेशन होती है कि जी कोई भी हार्म जो कि इनलीगली किसी पर्सन की बॉडी, माइंड, रिप्यूट और प्रॉपर्टी को किया जाए। बॉडी, माइंड एंड रिप्यूट, BMR और P, बॉडी, माइंड, रिप्यूट एंड प्रॉपर्टी, BMRP। किसी भी पर्सन जिसके इनलीगली उसकी बॉडी, उसके माइंड, उसकी रिप्यूट और प्रॉपर्टी को अगर आपने कोई नुकसान पहुंचाया तो इसको इंजरी कहा जाता है और इसके लिए सेक्शन 44 यूज़ होता है। अब उसके बाद है वाउंड होता है। वाउंड जो है ना वो होता है कि लिविंग टिश्यू की जो इंटेग्रिटी है उसमें कोई ब्रीच आ गया फोर्स या एनर्जी की वजह से, तो उसको वाउंड कह देते हैं। अब उसके बाद हर्ट है। हर्ट जो है ना इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो SAQ में 1 नंबर की आती है और इसमें इसके लिए सेक्शन 319 यूज़ होता है और इसमें आपने ये सारी वर्ड टू वर्ड लिखनी होती हैं। और इसमें सबसे पहले है कि जी पेन है, हार्म है, डिजीज़ है, PHD, इन्फॉर्मिटी, इंजरी और इम्पेयरिंग यानी I3। उसके बाद डिसेबलिंग, डिसमेम्बरिंग एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी पार्ट विदाउट कॉजिंग दैट, इसको हम लोग हर्ट कहते हैं। पेन, हार्म, डिजीज़, PHD, इन्फॉर्मिटी, इंजरी एंड इम्पेयरिंग, I3DD, डिसेबलिंग, डिसमेम्बरिंग एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी पार्ट, इसको हम लोग हर्ट कहते हैं और इसके लिए सेक्शन 319 यूज़ होता है। उसके बाद है असॉल्ट। असॉल्ट के लिए सेक्शन 351 यूज़ होता है। उसमें आता है कि जी इंटेंशन होती है कि जी किसी को आपने नुकसान पहुंचाना होता है, मतलब अभी नुकसान पहुंचाया नहीं होता लेकिन आप कोशिश कर रहे होते हैं कि नुकसान पहुंचाना है। ऑफर टू ट्रीट और अटैम्प्ट टू अप्लाई फोर्स टू द बॉडी ऑफ एन अदर इन अ हॉस्टाइल मैनर, इसको असॉल्ट कहते हैं। और बैटरी होती है कि असॉल्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीशन ऑफ असॉल्ट इज कॉल्ड बैटरी, यानी जो आपकी इंटेंशन थी आपने वो क्राइम कमिट कर लिया तो उसको आपने बैटरी कह देना। अब एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है कि जी कोई भी ऐसा इवेंट जो कि ना ही एक्सेप्टेड था, ना ही डिज़ायर था और ना ही डिज़ाइंड था, तो इसको हम लोग कह देते हैं एक्सीडेंट। उसके बाद सुसाइड है। सुसाइड ये एक किस्म की जो किलिंग होती है ना उसकी 3 टाइप्स होती हैं किलिंग की, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा मिसकैरेज आ जाएगा। मिसकैरेज के बाद जो है वो आ जाएगा सुसाइड आ जाएगा जो कि सेल्फ किलिंग होती है। उसके बाद होमोसाइड आ जाएगा। अब जो मिसकैरेज है, अगर अभी इसकी टाइप्स हम लोग कर लें क्योंकि ये लॉ में भी पढ़ेंगे तो ये NRA से हम लोग अभी इसकी टाइप कर लेते हैं थोड़ा इसका। बस टाइप्स ऑफ किलिंग जो है ना वो 3 तरह की होती हैं। मिसकैरेज है, उसके बाद सुसाइड है और होमोसाइड है। जो मिसकैरेज है ना इसमें 2 तरह की आती हैं, इसका आते हमल है और इसका आते जनीन है। इसका आते हमल होता है कि जो फीटस था उसकी वैक्यूएशन हो गया, मतलब उसके ऑर्गन अभी नहीं थे बने, और इसका आते जनीन होता है कि उसके ऑर्गन बन चुके थे फिर उसके मतलब वो मिसकैरेज करवाया तो ये इसका आते जनीन आ जाएगा। इसकी सज़ा जो है वो डिफरेंट है, वो हम लोग लॉ में पढ़ लेंगे। उसके बाद सुसाइड है। सुसाइड की 6 टाइप्स होती हैं, 1st डिग्री, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th डिग्री, ये हम लोग बाद में पढ़ते हैं। उसके बाद होमोसाइड। होमोसाइड 2 तरह का होता है, या तो कल्पेबल होमोसाइड होता है या नॉन कल्पेबल होमोसाइड होता है, और ये आप लोगों ने याद करनी है, ये आती हैं पेपर में। जो कल्पेबल होमोसाइड है ना वो आगे से 4 तरह का है। कत्ले अमद है, कत्ले शिबा अमद है, कत्ले खता है और कत्ले बेसबब है। अब जो कत्ले अमद है ना इसमें ये होता है कि बंदे की इंटेंशन भी थी और उसने मार भी दिया है, ठीक है। जो कत्ले शिबा अमद है इसमें यह होता है कि इंटेंशन होती है टू कॉज हर्ट, यानी हर्ट कॉज करनी है, पेन है, उसमें हार्म आ जाएगा, डिसेबिलिटी, डिसमेम्बरिंग वगैरह इस की सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी कि डेथ हो बंदे की, तो कत्ल शिबा अमद वो आ जाएगा। अब कत्ल खता होता है कि ना तो इंटेंशन थी हार्म पहुंचाने की और ना ही इंटेंशन थी मारने की, ये बस गलती से हो गया। जैसे वो होता है कि अगर कोई मतलब शिकार पे गया हुआ है तो वो इंसान की बजाय वो हिरन की बजाय इंसान को अगर लग जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाए तो वो कत्ल खता में आएगा। और कत्ल बेसबब होता है कि इसमें आपने ना तो इंटेंशन थी आपकी कि आप हार्म पहुंचाएं और ना ही इंटेंशन थी कि डेथ हो, लेकिन कोई अनलॉफुल एक्ट आप लोग कर रहे थे, जैसे क्रिमिनल अबॉर्शन होता है तो अनलॉफुल एक्ट था जिसकी वजह से
डेथ होगी अगले बंदे की तो कत्ल बेसबब आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है नॉन कल्पेबल होमोसाइड। ये भी दो तरह का होता है, या तो जस्टिफाइबल होमोसाइड होता है या एक्सक्यूजेबल होमोसाइड होता है। जस्टिफाइबल होमोसाइड होता है कि इन परजेंस ऑफ लॉ अगर कोई मर गया ना बच्चा, अगर कोई भी मर गया यानी परजेंस ऑफ लॉ में, तो उसको आप जस्टिफाइबल होमोसाइड कहते हैं। जैसे ये सुप्रेशन ऑफ रियॉर्ड्स में पुलिस अगर किल कर दे किसी को तो वो जस्टिफाइबल होता है। या एक्सक्यूजेबल होमोसाइड, एक्सक्यूजेबल होमोसाइड होता है कि डिफेंस में अगर कोई कत्ल हो गया, जैसे रेप वगैरह अगर हुआ है तो उस डिफेंस में एक्सक्यूजेबल सर्कमस्टांसिस में, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्यूजेबल होमोसाइड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सुसाइड है, इसकी 6 है। मतलब फर्स्ट डिग्री जो होता है ना, इसमें ये होता है कि बंदे का पहले से ही प्लान होता है कि उसने सुसाइड करना है। डेलिब्रेट होता है और प्लान्ड होता है। प्री मीडिएटेड सेल्फ मर्डर को हम लोग फर्स्ट डिग्री कहते हैं। जो सेकंड डिग्री होता है इसमें ये होता है कि अंडर ग्रेड प्रोवोकेशन जो है ना वो सुसाइड कमिट कर लेता है। यानी घर में अगर कोई लड़ाई हुई है या किसी और के साथ लड़ाई हुई है तो फिर वो सुसाइड कमिट कर जाए तो अंडर ग्रेड प्रोवोकेशन आ जाएगा। जो थर्ड डिग्री होती है इसमें ये होता है कि मतलब ये फेक सुसाइड होता है, इंटेंशन टू डाई जो है ना वो होती नहीं है, लेकिन बंदा खुद अपने आप को जेपर्डी में डाल देता है। और जो डिग्री 4 होता है इसमें ये होता है कि बंदा पागल होता है। साइकोटिक और इंटॉक्सिकेटेड जो होते हैं ना, जिन मतलब सेंस ऑफ लैक कर रहे होते हैं कैपेसिटी फॉर इंटेंशन, तो उनमें अगर हो सुसाइड तो डिग्री 4 साइकोटिक और इंटॉक्सिकेटेड आ जाएगा। डिग्री 5 होता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू सेल्फ निगलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इग्नोरिंग मेडिकल इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वुमन है उसकी डिलीवरी हुई है तो उसने अगर मेडिकल जो थी इंस्ट्रक्शन थी उनको फॉलो नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं दी ली और उसमें सेप्सिस वगैरह हो गया जिसकी वजह से डेथ हो गई, तो सेल्फ जो मेडिकल इंस्ट्रक्शन थी उनको निगलेक्ट किया तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू सेल्फ निगलेक्ट या मेडिकल इंस्ट्रक्शन की निगलेक्शन की वजह से। उसके बाद डिग्री 6 होता है जस्टिफाइबल होमोसाइड। जो जस्टिफाइबल होमोसाइड है ना, इसमें यह है कि अगर किसी बंदे को क्रोनिक इलनेस थी, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है वो कैंसर से सफ़र कर रहा है फ्राम 5 ईयर्स और हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है बेड पे, ना खा पी सकता है ना ही कुछ और कर सकता है, तो वो जस्टिफाइबल सुसाइड आ जाएगा कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू इलनेस। इसको जस्टिफाइबल सुसाइड कहते हैं। इसके लिए एक और टर्म यूज़ होती है, उसको कहते हैं इथोनेजिया। इथोनेजिया होता है कि आउट ऑफ कंपैशन या मर्सी किसी को मार देना यानी सुसाइड कर देना। अब इसकी भी आगे से टाइप होती हैं कि वो बंदा खुद कर रहा है या किसी से करवा रहा है या डॉक्टर कर रहा है। यानी ये हो सकता है कि डॉक्टर जो है ना वो मेडिसिन वगैरह देना बंद कर दे या इंजेक्शन लगाना या ऑक्सीजन अगर लगी है तो वो बंद कर दे जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी, या कोई रिलेटिव उसकी कर दे, या वो खुद जो है ना वो अपनी सप्लाई जो है उसको रोक दे, या कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर जो है ना वो कोई इंजेक्शन पॉइजन का दे देते हैं और वो मरीज़ पे डिपेंड करता है कि उसने अपने आप को लगाना है कि नहीं। तो ये यूथनेसिया है। तो आजकल ये इसके ऊपर मतलब बड़ी बहस चल रही है कि ये लीगल है कि नहीं लीगल, लेकिन अभी तक कुछ बताया नहीं है गवर्नमेंट ने कि ये लीगल है कि नहीं। अब उसके बाद होमोसाइड है। होमोसाइड हमने पहले पढ़ लिया कि कल्पेबल होमोसाइड होता है, नॉन कल्पेबल, और ये आपने वहाँ से करना है NRA से। यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ। उसके बाद आ जाती है वाउंड प्रोडक्शन। तो वाउंड प्रोडक्शन के जो इसेंशियल होते हैं उसमें फोर्स एनर्जी है, वेपन ऑब्जेक्ट है, बॉडी टिश्यू और इम्पैक्ट काजिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसमें जो है ना वो सिंपल सा आपने याद रखना होता है कि जो दो फोर्सेज होते हैं, एक वाउंडिंग कंपोनेंट होता है और एक नॉन वाउंडिंग कंपोनेंट होता है। जो वाउंडिंग कंपोनेंट होते हैं ना इसमें दो फोर्सेज हैं, पैरेलल फोर्स है और काउंटर फोर्स है। पैरेलल फोर्स है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के छुरा चाकू के साथ अगर किसी को मारा है एब्डोमेन में चाकू, तो एक तो चाकू पैरेलल जा रहा है, अगर बॉडी जो है ना वो बैकवर्ड मूव किया तो एक पैरेलल फोर्स बॉडी की आ जाएगी, यानी मूवमेंट ऑफ द बॉडी आ जाएगी और एक मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि पैरेलल फोर्स में आ जाएगी। अब काउंटर फोर्स क्या होती है? काउंटर फोर्स होती है कि बॉडी में इनर्शिया होता है जो कि रेजिस्ट कर रहा होता है मूवमेंट को या इस तरह की चीज़ें, और यानी जो पोजीशन होती है बॉडी की वो चेंज नहीं करना चाहती, तो ये काउंटर फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी। यहाँ ऐसे हो सकता है कि अगर मतलब किसी के पीछे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट था, जैसे जो है वो दीवार वगैरह हो सकती है, तो बंदा उसके साथ स्ट्राइक करेगा तो फिर आगे को आएगा, यानी काउंटर फोर्स जो वॉल थी उसकी भी बॉडी के ऊपर काउंटर फोर्स लगेगी। तो ये काउंटर फोर्स और पैरेलल फोर्स, ये दो फोर्सेज आपने याद करनी है। पैरेलल फोर्स में जो है वो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ बॉडी है, और काउंटर फोर्स में क्या है कि जी जो इनर्शिया ऑफ बॉडी है और ऊपर से जो है ऑब्जेक्ट जिसके साथ वो स्ट्राइक कर रही है। मैकेनिज्म ऑफ वाउंड प्रोडक्शन इसमें यही है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। एक्सप्लेनेशन जो लिखी हुई है इसमें भी बस वही बातें लिखी हुई हैं कि एक पैरेलल फोर्स होती है और एक काउंटर फोर्स होती है, और इनर्शिया वगैरह का बताया हुआ है। काउंटर फोर्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इन द सेकंड इंस्टेंस बाय द रिजिडिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो कि पीछे पड़ा होता है बंदे के। ठीक है, ये इसका था कि जी इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब जब ये फोर्सेस लगती हैं ना बॉडी पे, तो फिर क्या होता है, जब फोर्सेस लगते हैं जो बॉडी के टिश्यू होते हैं ना वो मतलब
रेजिस्ट कर रहे होते हैं कंप्रेशन को, लेकिन जब मतलब अगर चाकू किसी ने मारा है तो जो टिश्यू होंगे ना वो स्ट्रेच करना शुरू कर देंगे ताकि कंप्रेशन को रेजिस्ट कर सकें। अब वो इतना स्ट्रेच करते हैं कि एक टाइम आता है जब वो रप्चर करना शुरू हो जाते हैं और फिर वाउंड प्रोड्यूस हो जाता है, रप्चर कर जाएंगे और वाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये आगे रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब उसके बाद है कि जी क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी जो है ना वो आगे से है कि जी मेडिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें एक क्लोज वाउंड है और एक ओपन वाउंड है। जो क्लोज वाउंड है इसमें है कि जी जो स्किन की थिकनेस थी वो इंटैक्ट है, मतलब टॉर्न आउट नहीं हुई। जैसे ब्रूजेस हैं इसमें भी स्किन की थिकनेस जो है ना वो इंटैक्ट होती है। एब्रेजन में भी सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर जो होती है वो थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड होती है। लैसिरेशन वगैरह ये सुपरफिशियल बर्न, जिसमें स्किन की इंटायर थिकनेस होल थिकनेस ऑफ स्किन जो है ना वो नहीं टर्न आउट हुई होती। उसके बाद ओपन वाउंड में ये होता है कि होल थिकनेस ऑफ स्किन जो है ना वो टर्न आउट हो जाती है। जैसे इनसाइज वाउंड है, स्टैब वाउंड है, परफोरेटिंग और फायरआर्म। जो इनसाइज वाउंड है ना इसमें यह है कि शार्प पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट था जिसके साथ इनसाइज वाउंड था, फॉर एग्जांपल चाकू के साथ। और जो स्टैब वाउंड है ये होता है कि इसकी ना डेप्थ जो है ना वो कम होती है, डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा कम होती है। यानी स्टैब वाउंड में जैसे ये जो एरो होता है उसके साथ अगर मतलब किसी को लगा एरो एब्डोमेन में अगर लगा है तो उसका जो वाउंड बनेगा उसको स्टैब वाउंड कहेंगे। और परफोरेटिंग वाउंड फायरआर्म वाउंड जो है गन वगैरह की वजह से। तो मेडिकल क्लासिफिकेशन क्लोज वाउंड है और ओपन वाउंड है, तो उसके आगे से एग्जांपल आपने याद करनी है। उसके बाद लीगल क्लासिफिकेशन, ये हमने पहले जो हर्ट हमने पढ़ा था जिसकी डेफिनेशन हर्ट की पढ़ी थी, ये उसकी लीगल क्लासिफिकेशन है जिसमें इतलाफ उद्व आता है, इतलाफ सलाहियात उद्व है, शजा है, जर है और ऑल काइंड ऑफ अदर हर्ट। जो इतलाफ उद्व है ना अगर इसका हम लोग अब भी कर लें तो फिर बाद में भी हम लोग जब ला पढ़ेंगे तब भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लें कि इतलाफ उद्व होता क्या है। इतलाफ उद्व होता है कि अगर एनाटॉमिकली किसी ऑर्गन को डिसफंक्शनल कर दिया जाए, ठीक है। इतलाफ उद्व में एनाटॉमिकल लॉस होता है। इतलाफ सलाहियात उद्व होता है कि जो फंक्शन था, इम्पेयरमेंट ऑफ द फंक्शन और कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गन, तो उसको आपने इतलाफ सलाहियात उद्व कह देना है। अब शजा और जर में क्या फ़र्क होता है? जो शजा होता है ये हेड और फेस है, हर्ट ऑन द हेड और फेस विच डज नॉट माउंट टू इतलाफ उद्व और इतलाफ सलाहियात उद्व। यानी फेस और हेड पे जितना भी जो भी कोई हर्ट होगा वो शजा होगा और उससे नीचे नीचे यानी बाकी बॉडी पार्ट्स पे जो होगा वो जुर होगा। तो इनकी जो टाइप्स हैं ये हम लोग लॉ में पढ़ लेंगे। तो ये आपको समझ आ गई। इतलाफ उद्व में एनाटॉमिकल लॉस होता है, इतलाफ सलाहियात उद्व में फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनल लॉस होता है किसी भी ऑर्गन का, लिम्स वगैरह का। शजा जो है हर्ट ऑन द फेस एंड हेड, उसके बाद जुर जो है ना बाकी बॉडी पार्ट्स पे फेस और हेड को निकाल के, तो वो लीगल क्लासिफिकेशन इसकी आ जाएगी। अब उसके बाद है कि जी पॉजिटिव एजेंट की बेस पे भी इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, जिसमें सबसे पहले मैकेनिकल और फिजिकल इंजरी है। ये है कि जी किस तरह का वेपन यूज़ हो रहा था। अगर ब्लंट फोर्स लग गया ना तो उसमें ब्रूजेस बनेंगे, एब्रेजन, लैसिरेशन होगी। शार्प वेपन होगा तो इनसाइज और स्टैब पेनिट्रेटिंग वाउंड्स वगैरह आ जाएंगे। और अगर फायर आर्म को यूज़ किया जाएगा, फायर आर्म में एक राइफल फायर आर्म होती है, स्मूथ बोर्ड और कंट्री मेड वेपन वगैरह होते हैं। उसके बाद है थर्मल इंजरीज। थर्मल इंजरी जो है ना वो हीट की वजह से या कोल्ड की वजह से होती है। हीट की वजह से जनरलाइज्ड इफेक्ट आएगा और लोकलाइज्ड इफेक्ट आएगा। जो जनरलाइज्ड इफेक्ट है उसमें यह है कि हीट स्ट्रोक हो जाएगा या हीट कोलैप्स आ जाएगा या माइनर क्रैम्प है। जो लोकलाइज्ड इफेक्ट है उसमें बर्न और स्काल्ड है। बर्न और स्काल्ड में फ़र्क ये होता है कि अगर मतलब कोई सॉलिड चीज़ लगेगी ना, सॉलिड गर्म चीज़ हुई हो और वो लगे तो उसकी वजह से वो बर्न बनता है। जैसे अगर आयरन के साथ टच हो जाए या कोई सॉलिड रॉड थी जो हीट हुई थी उसके साथ टच हो जाए तो वो बर्न होगा, ठीक है। और स्काल्ड होता है कि जैसे लिक्विड वगैरह जो थे मतलब अगर टी ऊपर गिर जाती है तो वो स्काल्ड बन जाता है, छाला सा जिसको कहते हैं इस तरह का। अगर मतलब वो पानी सा बनेगा उसमें और छाला सा बनेगा तो वो स्काल्ड है। और अगर ऐसी स्किन रहेगी जिसमें एपिथेलियम जो है ना वो जल जाएगी तो उसको बर्न कह देना है आप लोगों ने, ड्राई हीट की एप्लीकेशन की वजह से। अब कोल्ड की वजह से इसके भी जनरलाइज्ड इफेक्ट आ जाएंगे और लोकलाइज्ड इफेक्ट आ जाएंगे। जो जनरलाइज्ड इफेक्ट है उसमें हाइपोथर्मिया और लोकलाइज्ड इफेक्ट में फ्रॉस्टबाइट और ट्रेंच फूट है। तो इसकी वो पिक्चर देख लीजिएगा गूगल से, ये बड़ी अच्छी समझ आ जाती है कि पानी में रह के ना तो पाँव जो नीचे से होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, बहुत गंदे ये लगते हैं जब आप देखेंगे ना गूगल पे। तो केमिकल इंजरी की वजह से क्रोयन और इरिटेंट है, तो ये जनरल टॉक्सिकोलॉजी जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्रोयन में जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो आ जाएंगे और इरिटेंट में जो है ना वीक एसिड और एल्कलीज वगैरह आ जाती हैं। तो ये क्रोयन काट देते हैं स्टोमिक वगैरह की या म्यूकोजल मेम्ब्रेन जितनी भी होती हैं। उसके बाद मिसलेनियस है जिसमें लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन और प्लाज्मा। अब ये जो सारी हमने पढ़ी हैं ये थी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेटिव एजेंट। अब उसके बाद आगे जो है ना वो है
कि जी डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी क्या थी, सिंपल थी, ग्रीवियस थी, डेंजरस थी। टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन क्या था, एंटीमॉर्टम, पोस्टमार्टम और पेरीमॉर्टम था। उसके बाद मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन क्या था, यानी सुसाइडल था। अब ये मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन जो है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है कि मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन क्या था, सुसाइडल था, एक्सीडेंटल था या होमोसाइडल था। ये मेन 3 ही होती हैं, सुसाइडल, एक्सीडेंटल या होमोसाइडल। मतलब वो पूछते होते हैं कि मैनर क्या था, अगर किसी की डेथ हुई है तो उसका मैनर क्या था। ये थैनाटोलॉजी में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप थैनाटोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं। उसमें एक होता है कि जी मोड क्या था, इसका मैनर क्या था और कॉज क्या था। तो वो मैनर पूछते हैं कि मैनर होता है कि इंटेंशन क्या थी। तो ये हो जाएगा सुसाइडल, एक्सीडेंटल और होमोसाइडल आ जाएंगे, या डिफेंस वाउंड हो सकता है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, फैब्रिकेटेड वगैरह हो सकते हैं। डिफेंस वाउंड होते हैं कि अगर मतलब कोई कत्ल करने की कोशिश कर रहा है या तो अगर चाकू पकड़ लिया जाए हाथ में आगे से, तो वो डिफेंस वाउंड होगा। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड होते हैं कि सुसाइड करना था तो खुद अपने ऊपर मतलब ये जो रिस्ट वगैरह पे बनाए होते हैं वो सारे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड आ जाएंगे। और फैब्रिकेटेड वाउंड होते हैं कि फॉल्स इंजरी होती है, मतलब अगर किसी को फंसाना हो, कोई केस बनाना हो किसी पे, तो तब जो मतलब फैब्रिकेटेड इंजरीज लगाई जाती हैं वो फॉल्स वाउंड से होती हैं। अब उसके बाद ब्रूज है, तो ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।